हेलो एवरीवन, स्वागत है पीसीएस बाई तरुण में। आज हम आप लोगों को पता होगा यूपी आरओ की टेस्टिस को लगा रहे हैं और यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए जीएस वर्ल्ड की हमारी टेस्टिस जो आज की है लग रही है। जीएस वर्ल्ड में भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, विश्व के भूगोल की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाएंगे और यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन तक ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज जो होगा हमारा 61 क्वेश्चन से कवर होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से आपको नए हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह इसका मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा अस्वस्थ है तो वॉइस थोड़ा ऊपर नीचे हो, कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। कोशिश करेंगे कम से कम आपको दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हो जाए तो माफी चाहेंगे इसके लिए। क्वेश्चन की बात करेंगे, ज्वालामुखी के बारे में विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो ज्वालामुखियों के बारे में विचार करना सही कौन सा ऑप्शन है। हवाई प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार जो है सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। और कैसे प्रकार के? हवाई प्रकार के। तो आपको ध्यान रखना है, हवाई प्रकार के ज्वालामुखियों के उद्गार में तरल लावा की प्रधानता होती है। कैसे लावा की होती है? तरल लावा जो होता है, तरल लावा की जो है प्रधानता पाई जाती है। और गैस की जो तीव्रता होती है वो कम होती है। तरल लावा का होता है अधिक होता है, लेकिन जो गैस की तीव्रता होती है वो क्या होती है? कम होती है। जिससे क्या होता है, ज्वालामुखियों में भीषण विस्फोट कम ही होते हैं। तो हम यहाँ पर विनाशकारी लिखा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार बहुत शांत होते हैं। देखो उल्टा लिखा है, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी में बहुत विनाशकारी होते हैं, तो इसीलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ना तो पहला सही है, ना ही हमारा ऑप्शन जो है दूसरा सही है। तो हम डी वाले पे टिक करेंगे। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के स्थित होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, उनके वहां पर होने के क्या कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो पृथ्वी चक्रवात परिस्थितियों का पाया जाना एक प्रमुख कारण है। ठंडी महासागरीय जलधाराओं में आती हुई शुष्क पवनों का भी प्रमुख कारण है। बादलों का निर्माण का ना होना, ये भी एक आपका कारण है। तो हम कहेंगे तीनों ही कारण आपके सही हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पश्चिमी भागों में होने के हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट सही रहेगा। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान की बात की जाए, पश्चिमी दिशा में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महासागरीय लवणता के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। तो महासागरीय लवणता के बारे में, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः लवणता जो है घटती जाती है। मान लो ये आपका भूमध्य सागर है और ये आपकी क्या है, ध्रुव है, हम ऐसे बना लेते हैं ध्रुव है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भूमध्य सागर से अगर आप जैसे जैसे ध्रुवों की ओर चलते जाओगे तो क्या होगा, जो लवणता होगी वो क्या होगी, लवणता की बात की जाए तो घटती जाती है। लवणता कैसी होती है? घटती जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, क्या ऐसा ही लिखा है? तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका क्या सही रहेगा? हम कहेंगे नहीं, गलत रहेगा। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा केवल बात किया तो 35% लवणता के लिए जिम्मेदार होता है। अदरवाइज और भी क्षेत्रों में जो लवणता है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन केवल ए वाला सही है, जबकि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, काला सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा को साझा करता है। अब मैप रख के बैठो, अगर आप ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हो, याद ही होगा पहली वीडियो में बोल दिया था, काला सागर किस देशों की सीमा को साझा करता है। तो हम कहेंगे अजरबैजान को साझा नहीं करता, जॉर्जिया को साझा करता है, तुर्की को साझा करता है, रोमानिया को साझा करता है। तो 2, 3, 4 सही है, तुम्हारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इसको डाउनलोड कैसे करोगे? तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नट, और वहां पर ऐप मिल जाएगा। वहां पर आपको मल्टीपल कोर्सेस हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है। विचार कर लेते हैं, सत्य कौन सा है। कोर को गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा मेंटल से अलग जो है किया जाता है। क्या कह रहा है, जो कोर और मेंटल है आपका, कोर और मेंटल को गुटेनबर्ग जो असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता के द्वारा जो है कोर और मेंटल किया जाता है, अलग किया जाता है। हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, यह मुख्य रूप से लोहे और निकिल से बना होता है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पंपास घास के मैदानों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो भाई पंपास घास के मैदान वेरी इंपॉर्टेंट है, पंपास घास के मैदान के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो यह अर्जेंटीना में स्थित है, बिल्कुल बात ठीक है। अब अर्जेंटीना बोले तो साउथ
अमेरिका की बात हो रही है। किसकी हो रही है? साउथ अमेरिका की बात हो रही है। और साउथ अमेरिका में ही अर्जेंटीना है और वहीं पर पंपास के मैदान में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वर्षा की बात करें, जो रेनफॉल होता है वो 125 से लेकर 75 सेंटीमीटर के जो भिन्न है वहां पर पाया जाता है। तो ये भी ठीक है। इसमें वनस्पति और जानवरों में ज्यादातर विविधता नहीं होती है। हम कहेंगे तीनों ही सही है, तो डी वाला जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुएज कैनाल लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। अब आप खुद थोड़ा ध्यान से जोड़ो, सुएज कैनाल की बात कर रहा है, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है क्या? बिल्कुल बात ठीक लिखा है भाई, जोड़ती है। दूसरा कहता है पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पनामा नहर की बात कर रहा है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। अब पूछा क्या था, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो हम बना रहे हैं तो पहला गलत है, ना ही दूसरा गलत है, तो ऑप्शन जाएगा डी वाला, ना ही पहला ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन अपने आप में सही ऑप्शन है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। विचार कर लेते हैं। काकेसाइड प्रजाति दीर्घ कपाली होती है, बिल्कुल करेक्ट है। मंगोलाइड प्रजाति का नासिका सूचकांक मध्यम होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे तो सी वाला यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। कथनों पर विचार कर लेते हैं, सत्य ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं। चुंबकीय द्विपात का मान जो है वो अलग अलग होता है। कैसा होता है? चुंबकीय द्विपात जो होता है मैग्नेटिक है ना, उसका जो मान है वो अलग अलग वैल्यू अलग अलग होती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है चुंबकीय नति का मान विषुवत रेखा पर 0 और ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही रहेंगे तो हमारा यहाँ पर सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकी जनजाति नहीं है। तो इन चारों में से एक अफ्रीकी जनजाति नहीं है, कौन सी नहीं है? तो अचुआ जनजाति है, बंदू जनजाति है, मसाई जनजाति है। लेकिन अगर हम बात करें बिंदुबी जनजाति आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर गलत है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। विचार कर लेते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता एवं प्रभाव को मापता है, जबकि मर्किली स्केल भूकंप से मुक्त हुई ऊर्जा की मापता है। तो देखो उल्टा लिखा है, रिएक्टर स्केल की बात किया है तो भूकंप से मुक्त ऊर्जा को मापता है, और जबकि मर्किली पैमाने की बात करें तो इसके प्रभाव को मापता है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। रिएक्टर स्केल का एक मात्रात्मक स्केल है, जबकि मर्किली स्केल एक गुणात्मक स्केल है, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन केवल दूसरा वाला सही है, तो बी वाले पे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है। असत्य बोले तो गलत कौन सा है? तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर कम होती जाती है, बिल्कुल सही लिखा है, तो गलत तो कहीं से भी नहीं है। वायुमंडल को मुख्यतः तापमान के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा जाता है, जैसे आपने देखा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल विभिन्न आपका तापमान के आधार पर विभिन्न परतों में इसको डिफाइन या डिवाइड किया गया है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही है। पूछा है गलत कौन सा है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही हमारा दूसरा गलत है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैरोमीटर के बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। बैरोमीटर के बारे में सही पूछ रहा है, कौन सा है तो देख लेते हैं। बैरोमीटर में रीडिंग में तेजी से गिरावट साफ मौसम का संकेत देती है। अरे भाई गलत है, साफ रीडिंग का संकेत नहीं देती है। बैरोमीटर रीडिंग में तेजी से वृद्धि तूफानी मौसम का संकेत देती है, ये भी आपका गलत है। तो ना तो आपका पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो हम डी वाले पे यहाँ पर टिक लगाएंगे। आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है, वर्षा की संभावना को व्यक्त कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में विचार करना है तो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट हवाएं दिसंबर और फरवरी के बीच भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। जेट स्ट्रीम आपका ध्यान रखना है, आपकी पश्चिमी जो पछुआ जेट हवाएं होती है उसको लाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट धाराएं भारतीय मानसून के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी हैं। तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक जो है लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चक्रवातों के बारे में विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो चक्रवातों के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है, चलिए बात कर लेते हैं सही कौन सा है। सही ऑप्शन की बात करेंगे, चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। क्या बात कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त होती है। भाई गलत लिखा है, वामावर्त होती है। कैसी होती है? वामावर्त होती है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा है शीतोष्ण चक्रवात वाताग्रोह के कारण बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा से पास जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा सी वाला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों की व्याख्या या ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु है, महाद्वीपों के पश्चिमी सीमाएं भूमध्य सागरीय जलवायु है, और शीतकाल में वर्षा भी भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट रहेगा। एक तरफ यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, इसकी बात करना है। यहाँ पर कुछ घास के मैदान है और यहाँ पर स्थान है, कौन सा गलत है। जैसे स्टेपी की बात की जाए आपका कहाँ पर है, तो आपकी रूस में है, बिल्कुल करेक्ट है। बेल्ट की बात की जाए कहाँ पर है, तो बेल्ट आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, ये भी आपका करेक्ट है। पंपास की बात की जाए तो पंपास आपका कहाँ पर रहेगा, पंपास आपका भाई पंपास उत्तरी अमेरिका में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। तो आपका तीसरा वाला जो है गलत है। प्रेरी की बात करें तो ब्राजील में है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो रहेगा हमारा सी वाला, एक मिनट, प्रेरी आपका ब्राजील में नहीं, सॉरी, प्रेरी आपका अमेरिका में रहेगा, सॉरी, प्रेरी आपका अमेरिका में रहेगा। तो ऑप्शन आपका तीसरा चौथा गलत है, जबकि पहला दूसरा सही है। तो ऑप्शन पे हम जो रहेंगे तीसरा और चौथा जो है गलत है, पहला और दूसरा जो है हमारा सही है। स्टेपी रूस में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, और प्रेरी आपका कहां पे रहेगा, प्रेरी हम कहेंगे भाई, प्रेरी जो हमारा रहेगा वो कहां पर रहेगा, प्रेरी हमारा अमेरिका में रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। निम्नलिखित गिरोहों को उनके आकार के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब कि इनको आकार के घटते क्रम में बताना है। सबसे पहले आकार के घटते क्रम में कौन सा होगा, सबसे पहले बड़ा ग्रह ढूंढते हैं, बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो पहले नंबर पर चलो यहाँ लिख ही देते हैं, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के बाद घटते क्रम में कौन सा होगा, तो बृहस्पति के बाद जो होगा हमारा शनि हो जाएगा, तो 5वें नंबर वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला हो गया। शनि के बाद कौन सा जाएगा, तो शनि के बाद हमारा यहाँ पर ऑप्शन में क्या रहेगा, शनि के बाद हम कहेंगे पृथ्वी, क्या रहेगा, पृथ्वी रहेगा। और पृथ्वी के बाद आपका कौन सा होगा, तो शुक्र होगा, और शुक्र के बाद आपका कहेंगे बुध होगा। तो सबसे छोटा होगा बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर शनि, फिर बृहस्पति। आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट एक बड़ी प्लेट नहीं है। एक ऐसी प्लेट है जो बड़ी प्लेट नहीं है, कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है, तो हम कहेंगे अरेबियन प्लेट एक छोटी प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और प्रशांत प्लेट, ये तीनों ही प्लेटें आपकी बड़ी प्लेटों में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सत्य है, विचार कर लेते हैं कौन सा सही है। रूस एकमात्र देश है जो काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से सीमा को साझा करता है। तो भाई गलत लिखा है, ऐसा तो रूस ऐसा अकेला देश है, एकमात्र देश ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो पहला वाला गलत है, ठीक है, पहला वाला गलत है। दूसरा है ईरान लाल सागर और कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। अरे भाई ईरान की बात कर रहा है, लाल सागर से कैसे करेगा, ये आपका भाई भारत की खाड़ी और कैस्पियन सागर से तो करता है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो ना तो हमारा पहला सही है, ना तो हमारा दूसरा सही है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर गर्म धाराएं हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी धाराएं हैं, गर्म धाराएं यहाँ पर कौन कौन सी है। जैसे बात करें गर्म धारा की, तो फ्लोरिडा की धारा आपकी गर्म धारा है, और आपकी अलास्का की धारा भी गर्म धारा है, और आपकी कुरोशियो की धारा भी गर्म धारा है। तो 1, 4 और 5 आपकी कैसी है, गर्म धाराएं, जबकि आपकी लेब्राडोर की धारा कोल्ड धारा है, और कोष्टक की धारा भी कोल्ड धारा है, हम्बोल्ट की धारा भी कोल्ड धारा है। तो 2, 3, 6 आपके ऑप्शन यहाँ पर ठंडी धाराएं हैं, जबकि गर्म धारा आपकी फ्लोरिडा, अलास्का और कुरोशियो की धारा आपकी गर्म धारा है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सत्य है। बात करते हैं, वायुमंडल में सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती हैं। देखो अगर क्षोभ मंडल अकेला होता तब तो ये ऑप्शन सही हो जाता, समताप मंडल लिखा है तो गलत है। सबसे कम तापमान मध्य मंडल में दर्ज किया जाता है। अरे भाई सबसे कम तापमान मध्य मंडल में दर्ज क्यों किया जाएगा, आप सीधी सी बात ये बताओ। तो ऑप्शन आपका दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है 90 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज जो है किया जाता है। सभी रेडियो तरंगें आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। सभी रेडियो तरंगें होती हैं, ये तो आपका ठीक है, लेकिन सभी होती हैं गलत है, क्योंकि आयन मंडल में परावर्तित नहीं होती हैं, क्योंकि आयन मंडल को भेद देती हैं। तो ऑप्शन तीसरा वाला भी गलत है, केवल ऑप्शन दूसरा सही है। तो हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महासागर का औसत तापमान जो आपका OMT है, ओशियन मीन टेम्परेचर है, निम्नलिखित में से किन पूर्वानुमान के लिए आवश्यक जलवायु पैरामीटर हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर की बात करें तो मानसून, चक्रवात, महासागरीय ऊष्मा परिवहन, तीनों के लिए ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को मापने के लिए किस प्रकार की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल में अगर ओजोन की प्रचुरता को मापना हो तो किस प्रकार की इकाई का प्रयोग किया जाएगा, हम कहेंगे डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाएगा। जो डॉप्सन यूनिट होता है उसका प्रयोग किया जाता है।
कैर्च जल डमरू मध्य किन समुद्र तट को मिलाता है? तो कैर्च जल डमरू मध्य जो कह रहा है किसको मिलाता है, तो हम कहेंगे काला सागर और अजूब सागर को मिलाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आईडीएल कहती है, जिसको इंटरनेशनल डेड लाइन कहते हैं, किस होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहा है किससे होकर गुजरती है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा समाओ और टोंगा दोनों से ही गुजरती है। तो हमारा ए और बी दोनों सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए? तो नॉर्थ से लेकर आपकी साउथ की ओर इनको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो व्लादिवोस्तोक सबसे आपका कैसा है, नॉर्थ में है, व्लादिवोस्तोक है ना, व्लादिवोस्तोक नॉर्थ में है। तो उसके बाद कौन सा आएगा, तो फिर बीजिंग नॉर्थ में आएगा, फिर मतलब व्लादिवोस्तोक के दक्षिण में आएगा, फिर इसके बाद सियोल आएगा, फिर अंतिम में आपका टोक्यो आएगा। ऑप्शन आपका बी वाला रहेगा, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और अंतिम में चौथे नंबर पर, ध्यान रखिएगा। आर्कटिक सर्कल क्या कहता है? आर्कटिक सर्कल से किन देशों को गुजरता है? तो आर्कटिक सर्कल जो है किन किन देशों से गुजरता है? अगर हम आर्कटिक सर्कल की बात करें हम यहाँ पर, तो कहेंगे हम डेनमार्क से, नॉर्वे से, रूस से और यूएसए से, सभी से गुजरता है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? उत्तर बताइए। सही सुमेलित का उत्तर बताना है, कौन सा सही है? कोलंबस जायर की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ठीक है। हेयर ड्रायल जायर की बात की है, तो भाई हेयर ड्रायल जायर की बात करें तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं है, बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर है ना। तो आपका बी वाला गलत है। टर्टल जायर की बात करें तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर नहीं, आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये भी गलत है। केवल आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही है, जबकि बाकी ऑप्शन जो है आपके गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बात करें। तो सत्य बताएं, तो पीएसएल की बात करा है, तो पीएसएल भूकंपीय तरंगे है, प्राथमिक द्वितीयक और लघु तरंगे सिस्मोग्राफ पर आने का सही क्रम, मतलब कि पीएसएल का सिस्मोग्राफ पर आने का सही क्रम है, ऐसी क्रम में आती है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय भूकंपीय अंतराल का अर्थ सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंग, अंतिम भूकंपीय तरंगे आगमन के मध्य जो है अंतराल से है, हम कहेंगे नहीं ये गलत है। तो पीएसएल जो होती है सबसे पहले पी, फिर एस, फिर एल आपकी आती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। हमारा ऑप्शन केवल पहला वाला ही यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उच्च ज्वार एक भौगोलिक परिघटना है, कैसी है? जो भौगोलिक परिघटना है, निम्नलिखित में से किसको लाभ मिलता है? तो उच्च ज्वार जो हाई टाइड है एक भौगोलिक परिघटना है, किसको लाभ मिलता है? मत्स्यन को लाभ मिलता है, विद्युत उत्पादन को भी है और नेविगेशन को भी, तीनों ही सही है, तीनों को लाभ मिलता है। तो हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन बलों के बीच संतुलन के कारण ज्वार भाटा आता है? तो कौन से संतुलन के बीच में ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन रहेगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल, और दूसरा आपका जो यहाँ पर सही रहेगा वो आपका रहेगा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल। केंद्र प्रसारक का ज्वार बल ऐसा कोई संबंध नहीं है, तो हमारा रहेगा बी वाला, 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर विचार करना है कौन से यहाँ पर सही है। जैसे बात करें हम जहाज निर्माण, आपके भाई व्लादिवोस्तोक नहीं होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ जहाज निर्माण आपका गिलास को संबंधित, कौन सा है? गिलास को संबंधित है, ठीक है। लोहा एवं इस्पात निर्माण की बात की है, तो लोहा और इस्पात निर्माण पिट्सबर्ग संबंध नहीं है, आपका चेलियाबिंज संबंधित है, कौन सा है? चेलियाबिंज संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है। ऑटोमोबाइल निर्माण की बात किया तो आपका डेट्राइट संबंधित है, केवल एक सही है। तो हमारा ऑप्शन केवल एक रहेगा, तीसरा वाला सही है, बाकी 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। लोहे अयस्क के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो लोहे अयस्क के बारे में बताना है कौन सा सही है। हेमाटाइट में लगभग 60 से 70% आयरन जो है होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नेटाइट में 72.4% आयरन होता है, ये भी ठीक है। तो लोहा के कई सारे प्रकार होते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, साइडराइट होता है और आपका कौन सा होता है? हेमेटाइट होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, सब में आयरन जो होता है, कोयला कोल जो होता है, अलग अलग पाया जाता है, उन्हीं के आधार में अच्छा कौन है, बेस्ट कौन है, तो ये देखा जाता है। तो हेमेटाइट में 60 से 70% और मैग्नेटाइट में 72% के आसपास जो है आपका पाया जाता है आयरन। तो हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कुजिनेत्सक बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कुजिनेत्सक बेसिन जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन इनमें से कौन सा है, उस पर विचार करना है। बेसाल्ट अंतर्वेदीय आग्नेय शैल है, क्या ये सही है? भाई अंतर्वेदीय आग्नेय शैल जो है मैग्मा से बनती है, तो बेसाल्ट अंतर्वेदीय आग्नेय शैल जो है गलत है। बात कर रहा है कि ग्रेनाइट बहिर्वेदीय आग्नेय शैल है, भाई ये भी गलत है। तो कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य? तो हम कहेंगे दोनों ही असत्य है, दोनों ही गलत है, कोई सही है ही नहीं इसमें, है ना।
सारगेशु सागर पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। गलत पूछ रहा है सारगेशु सागर के बारे में, यह केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही लिखा है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा सारगेशु सागर की नहीं है, ये भी ठीक है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। सारगेशु जो है केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है और दुनिया का ऐसा समुद्र है जिसकी कोई समुद्र तटरेखा ही नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। किसी लैगून के चारों ओर प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित होती है, कौन सी प्रवाल भित्ति का लक्षण है। कोई लैगून है, उसके चारों ओर जो प्रवाल भित्ति है उसकी पट्टी से निर्मित हो जाती है, वहां पर कौन सी प्रवाल भित्ति के लक्षण देखने को मिलेंगे, हम कहेंगे टॉल प्रवाल भित्ति के लक्षण देखने को मिलेंगे। कैसे, टॉल प्रवाल भित्ति के, मूंगे के। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लोकसभा को सूचित किया गया कि भारतीय तट रेखा में एक से महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है तटीय कटाव क्षरण की स्थिति के अंतर्गत है। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य सर्वाधिक तटरेखा का क्षरण हुआ है, तो आंकड़ों के अनुसार तटरेखा का क्षरण जो है पश्चिम बंगाल का हुआ है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है और बन सकता है कि भाई पूछ ली जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो वृहद एवं उच्च ज्वार जो स्प्रिंग टाइड है वो अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। लघु निम्न ज्वार जो नीप टाइड होता है वो शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होता है, ये भी ठीक लिखा है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता के समझौते पर विचार करना है, कौन सा सही है। इसे उच्च सागर संधि के नाम से भी जाना जाता है, उच्च सागर संधि के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ये भी करेक्ट है। तो सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में समाचारों में रहा INS-5 सत्र का संबंध किससे रहा है। तो INS-5 सत्र का संबंध की बात करा किससे रहा है, वैश्विक प्लास्टिक संधि से रहा है। किससे, वैश्विक प्लास्टिक, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी जो हुई है उससे आपकी हाल ही में INS-5 सत्र से संबंधित रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितनी घोषणाएं जो हैं COP29 सम्मेलन से संबंधित है। COP29 सम्मेलन से संबंधित कितनी घोषणाएं हैं। नया जलवायु वित्त लक्ष्य संबंधित है, कार्बन बाजार समझौता भी संबंधित है, मीथेन कम करने की घोषणा भी संबंधित है। तो तीनों ही घोषणाएं COP9 में संबंधित हुआ है, तो ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला, तीनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ पर विचार करें, नेशनल पार्क से बात करें, कह रहा है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। चलिए बात करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र, भारत में जो है सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र, क्या ये सही है, क्या ये सही है, हम कहेंगे हाँ ठीक है। इनका संरक्षण वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है ना, वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो भाई इनका जो प्रबंधन का कार्य है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, हम कहेंगे ना तो आपकी केंद्र सरकार करती है। तो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। केवल 2 युगों में हमारे यहाँ पर करेक्ट थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण कैसा है। ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन प्रदूषण के बारे में विचार करें, कौन सा सही है। यह समताप मंडल में ओजोन की बढ़ती मात्रा को संदर्भित जो है करता है, क्या ये सही है, भाई गलत है। इसकी निगरानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह एक द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। तो केवल 2 युगों में यहाँ पर भी सही है, पहला वाला युग जो है वो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो मरुस्थलीकरण के से निपटने के लिए बात कर रहा है कि भाई कौन से यहाँ पर कथन जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में सही है, देखते थे कौन कौन सही है। तो हम बात करें कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसे 1994 में स्थापित किया गया था, 1994 में, ये भी करेक्ट है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। पवित्र उपवन के विभिन्न नामों और उनसे जुड़े राज्यों के युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो पवित्र उपवन के नामों के बारे में कह रहा सही नहीं है। देवराई महाराष्ट्र में करेक्ट है, देवगुड़ी छत्तीसगढ़ में भी करेक्ट है। उरण की बात किया है, उरण आपका क्या उड़ीसा में है, भाई उरण आपका क्या उड़ीसा में है क्या, हम कहेंगे नहीं भाई उड़ीसा में तो नहीं है, याद रखिएगा उड़ीसा में नहीं है। सरना आपका झारखंड में, ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बात कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो उरण है वो आपका उड़ीसा में है क्या, तो हम कहेंगे उड़ीसा में जो उरण है वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। उरण कहाँ पर है, क्या कोई बता सकता है उरण कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए उरण किस राज्य से संबंधित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका उरण किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए बात करेंगे CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो भाई CSIR NEERI के बारे में कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर
गलत है। यह भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक अनुसंधान है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, भाई पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी 12 सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी, करेक्ट है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो डी वाला ऑप्शन कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन FGD के बारे में बताइए कौन सी प्रयुक्त विधि है। तो भाई बात कर रहा है जीवाश्म ईंधन संचालित बिजली घर के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है समाचारों में रहा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP किस प्रदूषण के लिए नियंत्रण से जुड़ा उपाय है। तो भाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP किस प्रदूषण के नियंत्रण से जुड़ा उपाय है। तो बात यहां पर करें तो वायु प्रदूषण से जुड़ा उपाय के रूप में आता है। अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग कौन सा यहाँ पर सही है। तो अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है यह एक NGO है, क्या है, गैर सरकारी संगठन है, यह एक NGO है, ध्यान रखिएगा। यह संस्था व्हेल के व्यावसायिक शिकार को काम करती है। नहीं भाई, व्यावसायिक शिकार के लिए काम नहीं करती, केवल ऑप्शन ए वाला ही सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं। प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण UNEP के साथ काम करने वाली एक पर्यावरण संधि है, बिल्कुल करेक्ट है। विश्व वन्यजीव कोष CMS की बैठकों में भाग लेता है और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के दिशा निर्देश भी प्रदान जो है करता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा क्यों देती है। भाई भारत सरकार देती है कृषि में नीम लेपित यूरिया को बढ़ावा देने के लिए, क्यों देती है। तो नीम का लेप जो है मिट्टी में यूरिया के वितरण की दर को धीमा कर देता है, इसलिए भारत सरकार इस चीज को बढ़ावा दे रही है। सॉप स्टोन के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सत्य है। सॉप स्टोन के बारे में विचार करना है, सही कौन सा है। यह एक अविषादी चट्टान है, भाई यह एक अविषादी चट्टान नहीं है, ध्यान रखिएगा, रूपांतरित चट्टान है। तो पहला वाला गलत हो गया। यह उत्तराखंड में इसका खनन जो है किया जा रहा है, ऑप्शन केवल हमारा दूसरा सही रहेगा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण कैलिफोर्निया वर्तमान में गंभीर जंगली आग संकट का सामना कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इस संकट के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी पवन उत्तरदायी है, सांता आना। अभी कभी पूछा जा सकता है कि सांता आना कहां चलती है, तो दक्षिण कैलिफोर्निया क्षेत्र में सांता आना नाम की जो पवन है वो आपकी चलती है, और यही पवन जो है आग की घटना के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। मियावाकी तकनीक के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो मियावाकी तकनीक के बारे में कहा जा रहा है यह कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास जो है करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इस तकनीक में काफी कम स्थान से अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, ये भी सही है। इस पद्धति में पौधों को सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही रहेंगे, तो हम सी वाले पे यहाँ पर जो है टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित जीवों पर विचार करें, इनमें से कितने जीव परागण में सहायता करते हैं। तो इनमें से कितने जीव जो है ऐसे परागण में सहायता करते हैं। तो चमगादड़ करता है, इथोपियाई भेड़िया भी और भालू भी, तीनों ही परागण में सहायता करते हैं, तो सी वाला रहेगा। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सही पूछ रहा है, कौन सा सही है इसकी बात करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे द्विवार्षिक, मतलब कि 2 साल के आधार पर जो रिपोर्ट है प्रकाशित की जाती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। 2021 की तुलना में बनावरण में कमी आई, भाई कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि देखी गई है, इसलिए पहला वाला गलत, दूसरा वाला गलत हो गया। वन एवं वृक्षारोपण में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि आपकी उड़ीसा में हुई है, तो सबसे बड़ी वृद्धि आपकी उड़ीसा में नहीं हुई है, वृद्धि जो आपकी छत्तीसगढ़ में देखी गई है। तो ऑप्शन जो आपका रहेगा यहाँ पर कौन सा रहेगा, केवल पहला वाला सही रहेगा। तो एक युग्म सही है, बाकी 2 और 3 आपके यहाँ पर गलत है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव जो है आवरण में कमी आई है। भाई मैंग्रोव कहां पर कमी आई है, तो गुजरात में मैंग्रोव में कमी आई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुजरात में कमी आई है। नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन जो परियोजना है किस राज्य में शुरू की गई है, या आंध्र प्रदेश राज्य में जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आज हमने यहाँ पर 120 क्वेश्चन तक लगा लिए। जीएस वर्ल्ड के क्वेश्चन थे, ऑलरेडी आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, हमने इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली, और आज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर ली जीएस वर्ल्ड की। हालांकि इसकी पुरानी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने सारी देख ली होंगी। हम इस चैनल पर संस्कृति आईएएस की भी लगा रहे हैं, मेक आईएएस की भी लगा रहे हैं, ध्येय की भी लगा रहे हैं, जीएस वर्ल्ड की भी लगा रहे हैं। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, मल्टीपल कोचों की टेस्ट को लगाया जा रहा है। बाकी हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी बहुत सारी चीजों को ज्वाइन कर सकते हो, एक बार जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।